जी, कल हम लोग बातें कर रहे थे। आपका जो पहला पर्चा है जो MUD 021 है, 021, उसकी काउंसलिंग के मुतालिक कुछ बातें हुई। जो लोग मौजूद रहे हों, कुछ नए लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं आज इसमें। उसी के ताल्लुक से आज भी बातें होंगी। वही पहला पर्चा आज भी बात करने के लिए है। तो उसमें जो आपके यूनिट्स और ब्लॉक्स थे, कल मैंने उसको मुख्तसरन बताया था आपको। तो ब्लॉक 1 जो कल आपका था, कुछ लोगों ने नोट भी किया होगा, कुछ के जहन में भी होगा। उर्दू जबान की तारीख। उर्दू जबान की तारीख में जो पहला आपका यूनिट है वो जबान की माहियत, इसकी किस्में और लिसानियात की तारीफ व अहमियत। तो यहीं से बात शुरू करते हैं, पहले यूनिट से। कल इसको तफसील में नहीं बताया जा सका था, बस रूशनास कराया था मैंने आपसे कि ये यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। और एक हजरत कल जो थे, नसीम खान साहब, शायद वो आज नजर नहीं आ रहे हैं। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं हूं प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट सर। वालेकुम सलाम। आप कह रहे थे कि काउंसलिंग का मतलब, सर मैं समझ रहा था कि हम लोगों को पेपर चूज के लिए बताया जाएगा कि कौन सा पर्चा आपको पढ़ना है। ऐसा ही कुछ फरमा रहे थे आप शायद। सर हाँ सर, मैं जैसे ही मेरे पास ये मेल रिसीव हुआ तो मैंने किसी को, अपने किसी करीबी को दिखाया था ये मेल। तो वो ये कह रहे थे कि ऐसी कोई क्लासेस तो होती नहीं है, लेकिन ये हाँ, हो सकता है तुमने पहले वाले शेड्यूल के हिसाब से या पहले वाली स्कीम के हिसाब से कुछ भर दिया हो फॉर्म को। और अच्छा उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि मेरा रजिस्ट्रेशन कहीं ऐसा तो नहीं है ओल्ड स्कीम में हो गया हो, और कुछ मतलब कोर्सेज के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ सिलेक्ट करने के लिए काउंसलिंग हो। तो ये ऐसा मैं समझ रहा था सर, लेकिन क्लास के बाद में फिर मैंने क्लियर करना चाहा। ऐसा नहीं है। जैसा जैसा मैंने पढ़ा, यानी आपके सिलेबस को मैंने भी देखा, तो उसमें MA अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम जो करके है, MA अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। तो उस यस सर। अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम में MUD 021 और 022 ये दो पर्चे हैं, ठीक है ना। तो और जी सर। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अपने सिलेबस और कोर्स के मुतालिक अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो, है ना, सब्जेक्ट के ताल्लुक से, पर्चे के ताल्लुक से, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये है कि हम आपको उन पर्चों से, उनके टॉपिक से, मौजूआत से आपको रोशनास कराएं, ठीक है जी ना। सर, जो तो यहाँ कल की जो इलेक्टिव का काउंसलिंग कोई थी उससे ऑप्शन मुझे नहीं है। यही समझ में आ गया था। जी, जी सर। इलेक्टिव का कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों कंपलसरी पेपर हैं वो जो आपके हैं। तो हम लोग पहले ही पेपर पे बातें कर रहे थे। पहला यूनिट जबान की माहियत, उसकी किस्में और हेलो, लिसानियात अस्सलाम की वालेकुम तारीफ। सर। वालेकुम ये सलाम। बीच में बोलने करने के लिए सॉरी, लेकिन कोई मेरी दिक्कत बुक नहीं। आज तक हमको नहीं मिली है सर। ये डायरेक्टर साहब बताएंगे इस काउंसलिंग के बाद। वो क्वेश्चन आंसर के लिए मौका देंगे आप लोगों को, तो उनसे इस बारे में, और कल कुछ लोगों ने तफ्तीश की थी उनको, तो मेल वगैरह बताया था उन्होंने। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। वहां से RC से, रीजनल सेंटर से जो लोग जुड़े होंगे इस क्लास के बाद, वो बातें करेंगे आपसे, ठीक है। तो जबान की माहियत, माहियत का मतलब हकीकत, यानी क्यों जरूरी है जबान। जो हम लोग बातें कर रहे हैं जबान पर,
आपको पहले यही जानना है कि जबान क्यों जरूरी है, क्यों एक जबान की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। जबान की जरूरत क्यों है इंसानों को। जी सर बिल्कुल। तो जबान, जैसा आप भी पहले से वाकिफ होंगे कि जबान हमारे एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करती है। यानी हम जैसा सोचते हैं, जैसा ख्याल करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको जाहिर करने के लिए या उसे किसी और तक पहुंचाने के लिए, किसी और को बताने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है ना, एक माध्यम की जरूरत बिल्कुल होती है। सर। और वो माध्यम या मीडियम का काम जबान करती है, खा वो दुनिया की कोई भी जबान हो। शर्त यह है कि जिन दोनों, दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू हो, तबादला ख्याल हो, है ना, तबादला ख्याल यानी अपने अपने ख्यालात हम शेयर करें, वो दोनों उस जबान के जानने वाले हों, ये शर्त है। समझ में आ रही बात ना। बिल्कुल सर। जबान की अहमियत इसीलिए है कि हम अपनी बातों को, हम जिस समाज में रहते हैं वहां अपने रिश्तों को, समाजी रिश्ता जो कायम होता है, जाहिर है कि उसकी बुनियाद एक जबान ही होती है। जी जी सर बिल्कुल। तो अब हम आते हैं कि जबान की किस्में भी आपको जानना है कि जबान कितनी किस्म की है ना। तो जो पहली किस्म जबान की बताई गई है वो मादरी जबान बताई गई। जबान की पहली किस्म मादरी जबान है। सर सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे कुछ पूछना है सर। सर एक्चुअली कल हम सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो आज हमने किया। तो जी सर मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि मुझे करना था अप्लाइड उर्दू, ये ना उर्दू में एडमिशन। सर एक जी गलती से मैं अप्लाइड उर्दू में हो गया है। सर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ कि अब ये वाला जो है अप्लाइड उर्दू, सर अब इसमें ये जो यूजीसी नेट वो इसमें मतलब एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट इसमें। सर एक तो ये कन्फ्यूजन है, और सर दूसरा ये कि जो JNK में JKPSC के जो +2 पोस्ट्स हैं उनमें हम एलिजिबल होते हैं अगर उर्दू में पोस्ट्स निकलते हैं वहाँ पे। सर अभी ये तक मेरे ख्याल में, देखिए मैं चूंकि इग्नू एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं, तो जी सर। इसके मुतालिक ज्यादा बातें वहां से मालूम होंगी, रीजनल सेंटर से। और मेरे ख्याल में जो है कि कोर्स को भले ही डिजाइन अलग किया गया है, सिंपल उर्दू या एमए उर्दू जी सर। और अप्लाइड एमए उर्दू, जी सर। इसमें सिर्फ कोर्स में, जैसे मान लीजिए एमए में ही कई पर्चे होते हैं, 8 पर्चे जी होते सर। हैं, जी सर। इसको इलेक्टिव कर दिए गए, 2 कंपलसरी कर दिए गए। तो कोई भी तलबा आठों पर्चे तो पढ़ेगा नहीं, जो इलेक्टिव है उसमें से कोई एक चूज करेगा। मान लेते हैं कि इकबाल शिबली, सर सैयद, जी है सर। ना। लेकिन इसी में उससे ये तो नहीं पूछा जाता कि अगर आपने इकबाल को पढ़ा है तभी आप दे पाएंगे। वैसे ही इस कोर्स में है, ये जी आप सर। नहीं माने जाएंगे। इसको भले ही नाम इग्नू ने अप्लाइड में उर्दू दिया है, जी सर। ठीक है ना, इसको कोर्स अप्लाइड का मतलब ये है कि अमली मालूमात आपको हो, अमली में एक जबान को पढ़ के अमली जिंदगी में आप उससे क्या फायदा उठाएंगे, या कह लीजिए कि कमर्शियली आप कैसे उसे फायदा उठा सकते हैं, इसलिए उसको अप्लाई कहा गया। सर हम इसे मतलब इक्वल नहीं मान सकते हैं ना, मतलब वो उर्दू और ये अप्लाइड सर दोनों अलग अलग है, मतलब इक्वलेंट नहीं, हम इनको ट्रीट दोनों नहीं अलग कर नहीं है, सकते। सिर्फ कोर्स का डिजाइन अलग है, डिग्री दोनों सेम है, ठीक है ना। आप एमए उर्दू कहे जाएंगे, अच्छा मैं उर्दू वो ठीक। कोर्स आपका होगा ना। सर नेट का तो आपको पता ही होगा सर, वो इसमें होता है अप्लाइड उर्दू में नेट का। मुझे पता है, नेट में सिर्फ एमए उर्दू होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अप्लाइड सर उर्दू अगर मैंने सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने सर जी से बात किया था वहाँ पे जो शाकिर सर है ना, जी तो उन्होंने बताया कि ये कोर्स जो है वो जो एमए उर्दू है उससे बेहतर है, और जो है आप ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए कि आप ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती है। तो उन्होंने बोला जी कोई जी दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है।
दोनों बराबर है, बिल्कुल। मैं भी वही हाँ। कहना चाह रहा हूँ। इनको कंफ्यूजन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अप्लाइड उर्दू यूजीसी के यहाँ लिस्टेड ही ना हो, उसके नेट के एग्जाम ना होते हो, वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो अप्लाइड इसलिए है कि इसमें जैसे कंप्यूटर हो गया और सब क्या नाम है, ये सब सारी मैंने चीजें यही पढ़ाई कहा कि जाती है। यानी जदीद जो रुझान है तालीम का, उसी के तहत इसको इन्होंने शुरू किया है अप्लाइड उर्दू कह के। तो वो सिर्फ सिलेबस वगैरह का फर्क है इसमें, और कोई खास फर्क नहीं है। एमए उर्दू ये भी है जो ट्रेडिशनल पे कम तवज्जो करके, यानी एमए उर्दू में ट्रेडिशनल चीजें, क्लासिकल चीजें ज्यादा बताई जाएंगी, जो सीधे सीधे लिटरेचर से जुड़ी होंगी, अदब से जुड़ी होंगी, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी आपको, कुछ जी अलग सर। चीजें, है ना, जो दौर और जमाने के हिसाब से हो, जिसकी रिलेवेंसी मौजूदा वक्त में हो, है ना। जी सर, आप मतलब एमए का कोर्स करके कुछ समाज में कुछ कर सके, ठीक है ना। जी सर। जी सर। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने कोर्स पर। तो मैं कह रहा था कि मादरी जबान, मादरी जबान कुछ समझते हैं आप लोग इससे? जी मादरी सर। जबान का क्या मतलब होता है? यस जी सर, सर। मदर टंग जो पहले क्या नाम है, मदर घर लैंग्वेज से सर। स्टार्ट होता है। हाँ, मदर टंग आपने कहा, वो सही टर्म है। उससे हम क्या मुराद लेते हैं, मतलब हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मदर टंग अगर हम कह रहे हैं तो हमारी मुराद क्या है? घर में मातृभाषा बोली सर, मातृभाषा। घर में ये बोली तो जाने वाली आप आम ये तो घर पे जो बात आप उसको घर पे जो ट्रांसलेट जबान कर बोली रहे जाती हैं, हो, मैं घर उसकी पे तारीफ सुनना चाह रहा हूँ। उसका डिफिनेशन हम कैसे उसको परिभाषित करेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी तारीफ कैसे करेंगे? सर मादरी जबान। एक ऐसी जबान जहाँ जो हमारे घर में बोली जाती है, जिसमें हमारी तरबियत होती है, जो हमारे आबा व अजदाद की जबान थी। बिल्कुल, मादरी जबान वो जबान है जो एक बच्चा अपने माँ बाप और घर के दीगर अफराद, अपने माहौल, आस पड़ोस से सीखता है। यानी वो पहली जबान होती है। यानी कई जबानें बोली जाती हैं एक मुल्क में, लेकिन मादरी जबान पहली जबान है जो उस बच्चे के जबान पर चढ़ती है, ठीक है ना। जी सर। यानी पैदाइश के बाद अपने माँ बाप से और अपने आसपास के माहौल से, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से जो जो जबान बच्चा सीखता है, उसे ही मादरी जबान कहते हैं। और ये कहा जाता है कि वो बच्चा जैसे जैसे नशोनुमा पाता है, बड़ा होता है, तो उसका खेलना कूदना, उठना बैठना, खाना पीना सब उसी जबान के जरिए से होता है, ठीक है ना। यहां तक कि अगर वो ख्वाब भी देखता है तो उसी जबान में देखता है। मुत्तफिक हैं आप लोग इस बात से? जी 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 सर। यस सर। जी बिल्कुल। इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसीलिए मदर टंग की अहमियत, मादरी जबान की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है ना। और आपने देखा होगा कि कई तालीमी पॉलिसियां जो बनाई गई हिंदुस्तान में भी, दीगर ममालिक में भी, उसमें फोकस किया गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, जिसको हम इब्तदाई तालीम उर्दू में कहते हैं, इब्तदाई और सानवी दर्जात की तालीम को मादरी जबान में लाजमी करार दिया गया। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बातें हुई। यही वजह है कि उस जबान को बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। यानी वो बच्चे के जहन में मादरी जबान सरायत कर गई, और सरायत से मतलब सिर्फ उसका जबान के अल्फाज नहीं, उसका लबो लहजा भी, उस जबान को कैसे बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम अगर देखें तो हिंदुस्तान में इतनी जबानें बोली जाती हैं, है ना। अलग अलग सूबों में अगर हम देख लें तो मदर टंग अलग अलग है। तो वहां पैदा होने वाला बच्चा, उसकी जबान मादरी जबान होगी, लेकिन लबो लहजा हर जगह का अलग है। इलाके वार लबो लहजे में फर्क आ जाता है। जैसे अगर हम उर्दू को ही लेते हैं तो कश्मीर के जो रहने वाले हैं, उनके तलफ़ुज़ में, उनके लहजे में एक ही लफ्ज के बोलने में फर्क आएगा। और जो उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के रहने वाले लोग हैं,
उसी लफ्ज के तलफ्फुज वो उनका लहजा अलग होगा। ऐसा कभी महसूस किया आपने? जी जी सर, किया है। तलफ्फुज में फर्क आपको दिखेगा। 5 दफा तो जेर जबर पेश का भी फर्क दिखता है। वही लफ्ज होगा जिसको आप पेश से पढ़ते होंगे और वो जेर या जबर से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि जानने वाले वो समझ जाएंगे। तो ये मादरी जबान के ही असरात हैं। हेलो जी सर, आ रही है आवाज आपकी। जैसे आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है, ये पहली किस्म हुई जबान की जिसको हम मादरी जबान कह रहे हैं। जबान की दूसरी किस्म में ये आपके पहले ब्लॉक का पहला यूनिट है और जो जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे तफसील से थोड़ी बातें हो जाएं। थोड़ी थोड़ी तफसीलात हम लेंगे। दूसरी जबान कौमी जबान है, इससे भी आप वाकिफ होंगे। किसी मुल्क, मिल्लत या कौम की जो जबान होती है उसे हम कौमी जबान कहते हैं। अमूमन वहां सरकारी दफातर के कामकाज उस जबान में किए जाते हैं, ठीक है ना। उस जी सर। मुल्क और कौम की शनाख्ती जबान भी उसी को कहते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान के लोग, हमारी जबान को हिंदी कहा जाता है ना। हमारी कौमी शनाख्त का जरिया वो जबान होती है। इस वजह से हम, यानी हम देखेंगे, जैसे आप पासपोर्ट पे देखेंगे तो हिंदी जरूर उस पर प्रिंटेड होगा, इसलिए कि हमारे मुल्क की जबान, कौमी जबान, राष्ट्रीय जबान जिसको हम कह रहे हैं, कह सकते हैं, वो हिंदी है। तो लेकिन अब इसमें एक बात और आती है, एक मसला और दरपेश आता है कि अगर, चूंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं और बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, यानी बड़ी आबादी कई अलग अलग सूबों की अलग अलग जबानें बोलती है ना। जैसे साउथ इंडिया की कई जबानें हैं, कश्मीर में उर्दू है, यूपी में हिंदी है। राज्य की भाषाएं हैं ना, जिनको राजभाषा कहते हैं, सूबाई जबानें। नंबर 1 और नंबर 2 भी कर दिया गया है, यानी नंबर 1 पे हिंदी, नंबर 2 पे उर्दू, यूपी में, बिहार में। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक मुल्क की कई कौमी जबानें हो सकती हैं, और इसकी मिसाल सीधे सीधे हम अपने मुल्क से ले सकते हैं। यानी वो जबानें जो वहां के सरकारी दफातर में भी इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे आप चले जाएं कश्मीर में तो इंग्लिश और उर्दू आपको जबान मिलेगी, यानी जो दफ्तर से लेटर जारी होंगे, जो दफ्तर से कम्युनिकेशन होगा, वो उर्दू में होगा और इंग्लिश में होगा। इंग्लिश इसलिए कि वो कॉमन जबान है, जो उर्दू नहीं समझेगा वो इंग्लिश समझ सकता है। और इसी तरह आप साउथ के राज्यों में चले जाएं तो वहां आप देखेंगे कि मलयालम, कन्नड़, तो इन जबानों को भी, चूंकि वो बड़े पैमाने पर बोली जा रही हैं, करोड़ों लाखों लोग उसको बोल रहे हैं, इसलिए उसको ये, माइक आप लोग बंद रखें, जब किसी को कुछ पूछना हो तो तभी वो ऑन करें। तो इसलिए हिंदुस्तान में कई जबानों को कौमी जबान का दर्जा हासिल है, ठीक है ना। जी सर। हासिल है क्योंकि उन सूबों में ही उस जबान को अहमियत दी गई। सूबाई जबान मान लिया गया है। कन्नड़ को कर्नाटका में है ना, तेलुगु को तेलंगाना और आंध्रा में। तो ये हुई कौमी जबान। जो दूसरी किस्म है जबान की, और हम बढ़ते हैं तीसरी किस्म की तरफ। जबान की जो तीसरी किस्म बताई गई है माहिर लिसानियात के जरिया, वो है सरकारी या दफ्तरी जबान। उसी से मिलती जुलती चीज है, सरकारी या दफ्तरी जबान। यानी जिस जबान में सरकारी दफातर के कामकाज किए जाते हों, लेटर, खत, पत्र इशू किए जाते हों, जारी किए जाते हों, उसे सरकारी या
दफ्तरी जबान कहते हैं। हिंदुस्तान के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, जो दफातर हैं हिंदुस्तान सरकार के, वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों को इख्तियार किया गया है। और ये मजबूरी भी है, इसलिए कि कन्नड़ जानने वाले हिंदी नहीं जानेंगे, है ना। उड़िया जानने वाले हिंदी नहीं जानते हैं, वो उसी में कंफर्टेबल हैं। गुजरात वाले अपनी जबान में कंफर्टेबल हैं, गुजराती। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, दफातर हैं, विभाग हैं, शोबे हैं, वो सरकारी या दफ्तरी जबान के तौर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। जी बेहतर। जी सर। अब आ जाते हैं राबते की जबान। जबान की जो चौथी किस्म है उसको कहते हैं राबते की जबान। राबता तो समझते ही आप लोग। जी सर। जी सर। क्या बात करने की जबान, राब्ता कायम करना एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से बात करना, राब्ता कायम करना। इसी को कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहते हैं। राबते की जबान मतलब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, जिसमें बातें कर सकें, तबादला ख्याल कर सकें, है ना, अपनी सोच को, अपने ख्याल को दूसरे तक पहुंचा सके, वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, राबते की जबान। हिंदुस्तान में राबते की जबान क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? इमेजिन करिए। इंग्लिश हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश ही है राबते की जबान हिंदुस्तान में। यानी कई जबान है, जब हम अपने खुद के सूबे में बातें करते हैं तो हम उसी जबान में बात कर लेते हैं। जो जैसे उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से बात किया जाए, आप लोग हो सकता है अलग अलग प्रदेशों से हों, इत्तेफाक से मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो चूंकि हमारी जो पढ़ी हुई जबान है, हम जिसके एक्सपर्ट कहे जाते हैं, वो उर्दू है। लेकिन जो हमारे इलाके, खित्ते में बोली जाती है जबान, वो हिंदी या उसके डायलेक्ट हैं। हम लोग किसी प्रॉपर जबान में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला मुझे लगता है हर शख्स किसी यानी उसकी जो मदर टंग है, अभी हम लोग मदर टंग पे बातें कर रहे थे, मदर टंग शायद ही किसी की कोई प्रॉपर लैंग्वेज हो, है ना। अदरवाइज हम डायलेक्ट में बातें करते हैं। डायलेक्ट पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, जिसको बोली कहते हैं, बोली, है ना। और एक जबान के कई डायलेक्ट होते हैं, कई हो सकते हैं। इसका ताल्लुक किसी खास खित्ते से होता है, छोटे पैमाने पे। जैसे सर खड़ी बोली जैसे उर्दू का ही जबान है, खड़ी बोली, वो डायलेक्ट्स में आता है। जी जी, डायलेक्ट्स में आता है। भोजपुरी वगैरह हो गया, भोजपुरी हो गया बिहार में। बिल्कुल, भोजपुरी को तो अब जबान का दर्जा दे दिया गया है। जी सर, है ना, इसलिए कि उसमें अदब तख्लीक किया जाने लगा। मैथिली वगैरह है सर, मैथिली वगैरह को बोली कहा जा सकता है। मैथिली भी जबान के दर्जे में आ गई है ना। मैथिली बकायदा यूनिवर्सिटी में शोबा उसका कायम कर दिया गया, अलग अलग कॉलेजेस में उसके शोबे बना दिए गए हैं। छोटी छोटी जबान कई उसके हैं, मतलब आप देखेंगे जैसे अंगिका एक जबान बोली जाती है, बिहार का ही इलाका है, बेगूसराय वगैरह, समस्तीपुर बेगूसराय, ठीक है ना जी। तो बोली का ताल्लुक मैं कह रहा हूँ छोटे इलाके से होता है, छोटे खित्ते से होता है बोली का ताल्लुक। वो लोग अपने प्रॉपर जबान पर भी बोल सकते हैं। यानी भोजपुरी ही जो भोजपुरी जिसमें तख्लीक की जा रही है किताबें, जिसमें गीत लिखे जा रहे हैं, और जो घरों में भोजपुरी बोली जा रही है, उसमें भी आपको डायलेक्ट में और जबान में फर्क मिलेगा। जबान तब, कोई भी बोली जबान के दर्जे पर तब पहुंचती है जब उसका प्रॉपर ग्रामर तैयार हो चुका होता है। समझ रहे ना, उसको लिखना शुरू कर दिया जाता है, वो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर जाए, उसकी स्क्रिप्ट आ जाए, रस्मुल खत। रस्मुल खत तो एक्सेप्ट कर लें। अब जैसे हिंदी के जो भी डायलेक्ट हो, भोजपुरी हिंदी के डायलेक्ट है ना, तो हिंदी ही में यानी आप उसको पढ़ लेंगे, अगर आप स्क्रिप्ट जानते हैं तो आप उसको पढ़ लेंगे
मुमकिन यह है कि आपको किसी चीज को समझने में परेशानी हो, यानी पढ़ परेशानी तो हो हमने सकती है। लिया लेकिन हम उसको जी समझ जी, नहीं पाए कि ये लिखा क्या हुआ है। लिखा जैसे क्या है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि भोजपुरी के ही डायलेक्ट में एक लफ्ज हिंदी का है गठरी, सुना है आप लोगों ने? गठरी, जी सर, गठरी। क्या मतलब होता है उसका? गठरी मतलब मोटरी वगैरह बांध के जो होता हाँ, है। मैं जो कहना चाह रहा था वो आपने इसका, कह ही दिया। जी कहीं जी, कहीं सिनोनिम्स बता दिए हमें कहीं उसका, कहीं गठरी उसको मोटरी। गठरी कहते हैं, जी, गठरी। वजन सिर्फ बोझ वगैरह कह सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल, कोई सामान रखने के लिए पहले आमतौर पर बॉक्स वगैरह नहीं होते थे, हाँ, तो गठरी बांधा जाता था। तो हाँ गठरी में कपड़े अमूमन गठरी में रखते थे। लेकिन बिहार के इलाकों में अमूमन उसको मोटरी बोलते हैं। मोटरी हमने है। सुना जरूर है, गठरी मोटरी कहते हैं, जी जी सर। लेकिन अवलियत कहीं गठरी को हासिल है, यहाँ मोटरी को हासिल है। मोटरी को, अच्छा। ठीक ना? ऐसे ही एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पालना पोसना, दोनों के पालना मानी पोसना। सेम है, जी जी। दोनों के मानी सेम है। तो आप यूपी के इलाकों में जाएंगे तो लोग कहते हैं हाँ गाय पाले हुए हैं, भैंस गाय पाले हुए पाले। हैं। जी। और बिहार के इलाकों में जब आप पोसे आएंगे हुए हैं, खासतौर जी से जी। मिथिलांचल में, तो कहते हैं भैंस पोसे हुए हैं। पोसे हुए हैं, जी सर। पोसुआ है। हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है इधर ही के इलाके से ताल्लुक जी हम रखते सर हैं। मगरबी बंगाल से हैं सर, लेकिन मगरबी बंगाल से हैं आप जी, जी अच्छी जी। बात है। तो हम लोग राब्ते की जबान पर थे, तो राब्ते की जबान हिंदुस्तान में, यानी मुल्की पैमाने पर देखा जाए तो अंग्रेजी जी है ना? इसलिए कि अलग अलग सूबों में कम्युनिकेट करने के लिए, चूंकि सूबाई जबानें अलग अलग हैं, तो जाहिर है कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अंग्रेजी का सहारा ना ले, तो आप देखते होंगे कोर्ट के जजमेंट, है ना, हम्म, और इलेक्शन कमीशन की जो ब्रीफिंग होती है अमूमन इंग्लिश इंग्लिश में में। होती है। इसलिए कि मुल्क के तमाम बाशिंदों को, चाहे वो किसी भी सूबे इलाके खित्ते का रहने वाला हो, उसको बात समझ में आए। एक तो ये इसकी अहमियत है, राब्ते की जबान की अहमियत और ज़रूरत इससे जाहिर है। दूसरा ये है कि जो आप देखते होंगे इसमें पर्यटन में, टूरिस्ट में, कि तमाम मुल्क के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं जाते हैं। तफरीह की गरज से, काम की गरज से। और उसमें से अक्सर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान के लोग फ्रांस गए, कोई फ्रांस गया, वो फ्रेंच तो जानता नहीं है, ऐसा बहुत कम ही होगा कि कोई फ्रेंच सीखने के बाद फ्रांस जाएगा। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं, जिसको राब्ते की जबान कह रहे हैं, वो इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पर, जी जी। बैनुल अक़वामी सतह पर इसको शर्फ कबूलियत हासिल हो चुकी है आज के दौर में। इंग्लिश आप कहीं चले जाएं, आप अपनी बात को वहां के लोगों को समझा सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? इससे आपकी जरूरियात, आपके मकासद बहुत हद तक पूरे हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं और उसको राब्ते के जबान के तौर पर इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकते। कर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्लियर हुआ राब्ते की जबान क्या है, जी सर, जी बिल्कुल। सर। इसकी अहमियत, ये भी क्लियर हुआ होगा, क्यों जी जरूरत सर। है, क्यों अहमियत है इसकी। जी सर। अब पांचवी किस्म जो जबान की है वो इशाराती या अलामती जबान कहलाती। पांचवी किस्म इशाराती या अलामती। या अलामती जबान कहलाती है। तो इशारे, किनाए और अलामतें, इशारा यानी हम अपने हाथ पैर आंख सर से जो इशारे करते हैं, वो भी तो किसी तरह के कम्युनिकेशन ही होता है, अगर जी जी। सामने वाला उन इशारों को समझ जाता है तो, हम्म, है ना? यानी हम जो चाहते हैं वो वहां तक पहुंचा देते हैं। और अलामत हम कहते हैं कोई निशान बना दिया गया, जैसे सड़कों पर निशान बने होते हैं, देखा है आपने, बोर्ड लगे होते हैं, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो हाँ, स्ट्रेट। लेफ्ट टर्न, राइट एरो टर्न, वगैरह, सीधे चलने एरो के वगैरह लिए, देकर, जी सर। ये सब सिंबल। अलामतें बनी होती है, उससे हम कुछ ना कुछ समझते हैं। तो वो भी एक तरह की जबानें हुई, ठीक है ना? अब इसी जुमरे में आता है
कि जिसको प्राचीन काल कहते हैं, कदीम जमाने में जब जबानें पूरी तरह से, अभी आप जबान की तारीख जब पढ़ेंगे लिसानियात, तो उसमें आप जाएंगे कि बहुत सारी चीजें जमीन से, क्ले सुना है आपने? क्ले, क्ले मिट्टी, जी सर। क्ले मिट्टी, जी हाँ, सर। जो सख्त हो जाती है, जिसको सुखा जी दिया सर। जाता है, क्ले। तो जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उस वक्त की बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि क्ले पर, यानी मिट्टी के, ठोस मिट्टी के टुकड़े पर कोई सिंबल बना हुआ मिला, सिंबल बना हुआ। और उस सिंबल का कोई मतलब होता था। तो कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई प्रॉपर जबान नहीं थी, वो इशारों से और इन्हीं सिंबल से, यानी खतो किताबत का जो जरिया था उनका, इन्हीं सिंबल्स के जरिए वो अपने जज्बात को जाहिर करते थे। समझ रहे ना? जी सर। यानी सिंबल्स बने होते थे और उन सिंबल्स का कोई माने होता था, कोई मीनिंग होती थी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का मतलब था कि हम खत भेज रहे हैं, यानी हम जो कहना चाहते हैं या जो पूछना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं, वो उसी के जरिए, उसी को अलामतों की जबान कहते हैं, अलामतों के जरिए। ठीक है। जी सर। और इशाराती में तो आपने समझ ही लिया कि हम हाथ से भी मना कर देते हैं और सहमति दे देते हैं, किसी बात के लिए रजामंदी दे देते हैं, है ना, अपना सर हिला के भी रजामंदी दे देते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप सीरियल्स और इसमें देखें, आँख जेस्चर वगैरह, पोस्चर जो हमारे आँख चेहरे वगैरह का, से भी, जी सर। जी, आँख भी दिखा दिए, किसी को बच्चा डर गया, डर ये गया, इशारा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो आँख जेस्चर पोस्चर दिखाती ही है, उसको जेस्चर कहते हैं। पोस्चर। जी सर। तो जेस्चर पोस्चर से भी बहुत सी चीजें और बहुत रिलेवेंट माने जाते हैं, है ना। और जी यहां तक कि आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी के सवाल पर या किसी के कुछ पूछने पर, कहने पर खामोश हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह का साइन होता है, यानी हम सहमत हैं, सहमत। हम राजी हैं, या हमारी रजामंदी नहीं है इस बात से। होता है ऐसा। जी सर। तो अब इन्हीं इन्हीं चीजों को ख्याल करके शाद अजीम आबादी का एक शेर आप सुन लीजिए, चूंकि उर्दू की क्लास है, ये बहुत जी खुश्क जी। मौजूद है दरअसल, ये जिसको हम लिसानियात कहते हैं, जी सर। जबान की तारीफ कहते हैं, बहुत खुश्क मौजू है। यानी लिंग्विस्टिक्स। दिमाग का पूरा पूरा सिर्फ इस्तेमाल होता है, उसको तफरीह का मौका नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना? लिंग्विस्टिक्स ना सर। लिंग्विस्टिक्स। जी। तो इसलिए मैंने उसमें सोचा कि एक शेर जो खामोशी में बता रहा हूँ, शाद अजीम आबादी का शेर, कई बार शायद सुना भी हो आप लोगों ने, आप में से इरशाद। कईयों ने। एक इरशाद। खामोशी में गुलू निकाले तुमने सब काम, एक खामोशी में गुलू निकाले तुमने सब काम, गमजा आया न करिश्मा न तुझे नाज आया। सुना हुआ है किसी का? किसी ने सुना ये शेर? अभी सुना सर। इससे पहले नहीं सुना हुआ था आपने? जो इशाराती जबान पर हम लोग बातें कर रहे हैं, यानी मैंने कहा कि खामोशी भी एक किस्म का इशारा है ना। और उसी के जरिए से शायर ने अपनी बात कहने की कोशिश की है कि एक खामोशी में गुलू, गले को कहते हैं, गुलू का मतलब गला हमारा, ठीक है ना, ये गुलकारी। इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। एक खामोशी में गुलू तुमने निकाले सब काम, यानी मैं जैसा चाहता था, जो चाहता था, वो सब कैसे हो गया मुमकिन? खामोशी खामोश में। रह जाने से, है ना। कईयों को आपने देखा होगा कि अपनी जबान दराजी की वजह से फंस जाते हैं, बड़बोलेपन की वजह से फंस जाते हैं। तो उनको खामोश अगर रहते तो शायद उस मुश्किल से निजात मिल जाती, बच जाते। तो ये भी एक किस्म का इशाराती जबान है, अगर हम खामोश रह जाते हैं तो। पांचवी किस्म में इशाराती या अलामती जबान है। और जैसा मैंने बताया कि जो सड़कों पर रोड साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो तमाम चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें मजीद वजाहत की जरूरत तो नहीं।
आपकी तरफ से कुछ कहा नहीं जी जा रहा। बिल्कुल वाजे है जी सारे सर। टॉपिक्स जो आपने बताए अब तक, सब बातें बहुत अच्छी तरह हाँ, समझ आप में आ गई। मुतमईन हो तो जरा मुझे इत्तला जरूर फरमाएं, जी 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 सर। तो हम लोग सेटिस्फैक्शन खामोश होगा। हो गए सर, खामोशी की जबान हम लोग खामोश हो गए इसीलिए। अच्छा, खामोशी की अहमियत आप जी समझ जी रहे हैं। खामोशी को रजामंदी की अलामत भी समझ सकते हैं। जी जी। लेकिन ये तो तब होता है जब हम फेस टू फेस होते हैं ना, फेस टू फेस तो है, जी कईयों के जी। फेस तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। इशाराती और अलामती लैंग्वेज का मामला ये है कि फेस टू फेस को। फेस टू फेस, जी बहरहाल, जो जी। छठी किस्म है जबान की, उसको इलाकाई जबान कहते हैं। इलाकाई जबान, जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे थे, जबान इलाके की बुनियाद पर, कई बार इसका जिक्र आया, जैसे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों की अलग अलग जबानें हैं, अलग अलग जबान, रियासतों की जी जी। अलग अलग जबानें हैं, जो सब इलाकाई जबान के जुमरा में आती हैं। तो इलाकाई जबान का ये है कि आप अपने खित्ते या इलाके के लोगों से जब राब्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप उसी जबान में करेंगे और वो आसानी से आपकी बातों को समझ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में जबानों की तादाद कसीर, यानी जितने सूबे हैं उतनी जबानें, मान लीजिए मोटी मोटा तौर पर अगर हम कहें तो जितने सूबे हैं उतनी जबानें हैं, यानी हरियाणा में हरियाणवी और पंजाब में पंजाबी। उन दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी होंगी, एक जैसी भी होंगी, है ना, बहुत सारे अल्फाज एक दूसरे में एक जैसे होंगे, लेकिन तलफ्फुज और लबो लहजे का फर्क होगा। तो एक सूबे का आदमी दूसरे सूबे की जबान को उस तरह से नहीं समझ पाएगा, है ना। जैसा जिस सूबे का, यानी हरियाणा का कोई शख्स है तो वो हिंदी वैसी नहीं बोल पाएगा जैसी वो हरियाणवी बोलता और समझता है, ठीक। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे, यानी साउथ की जबानों को ले लें, वो तो बहुत मुश्किल है, तो वो भी हिंदी नहीं समझ पाएंगे जैसी वो अपनी जबान समझते हैं। इसलिए अलग अलग सूबों की अलग अलग जबानें हैं, और वहां की सरकारों ने उन्हीं जबानों को अपने विभागों में, यानी जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी ही जबान में पत्राचार करती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं, खतो किताबत करती हैं, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के तौर पर वो इंग्लिश का इस्तेमाल करती हैं कि दूसरे लोग भी जाने उसको, ठीक है ना। अब इसके मिसाल के तौर पर आप कहीं भी लीजिए, जैसे पश्चिम बंगाल में बंगला, है ना, जी सर, कश्मीर में उर्दू, बंगला है सर जी। यूपी में हिंदी, बंग- बिहार में हिंदी। तो ये अलग अलग सूबाई जबानें हैं, और इसकी अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम। इसमें इसमें मैं कहना चाहूंगा सर, इसमें बहुत सारी मैंने दुश्वारी भी पेश आती है कि जैसे यहाँ हमारे ये बंगाल में सर एक बच्चा है हम्म, जो घर पे भोजपुरी में बात करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो जब बाहर निकला तो फिर बंगाली सुन रहा है, बंगला में कुछ बात करने की सुनने की कोशिश कर रहा है। जी, और उसके बाद जब स्कूल गया तो वहां पे फिर उसको उर्दू मिली या तो फिर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। हाँ, तो बहुत उसके साथ सारे दिक्कत है। लैंग्वेज का एक्सपोजर हो जाता है सर, और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बच्चे जब क्लास में आते हैं, मान लीजिए उसको बताया गया काइट मतलब पतंग, तो फिर बोला हाँ काइट मतलब पतंग, पतंग मतलब गुड्डी, तो वो हाँ, गुड्डी हाँ, समझ नहीं बिल्कुल। सकते। जी जी। इस तरह तो का भी मामला आता है सर, जो जो लैंग्वेज एक्सपोजर हो जा रहा है या डायलेक्ट जो उसके सामने आ जा रहा है, तो हाँ, बच्चों को समझने में कई बार बात को एक ये दुश्वारी, बहरहाल बहुत दुश्वारी ज्यादा तो दुश्वारी दुश्वारी है। है, जी जी। लेकिन जी ये जी। इब्तिदाई दौर की दुश्वारी है। जी जैसे जी। आप बता रहे हैं कि उसके साथ कई जबानों हाँ को हाँ जी एक सर, साथ सीखना मुश्किल है, मुश्किल लेकिन हो वो जाता बहरहाल सीख लेगा। जी। स्कूलिंग का टाइम माना जाता है, यानी अंग्रेजों के तर्ज पर यहाँ अब तो 3 ही साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया गया, है ना। और हम लोग अपने बचपन में, यानी आप सब जितने जुड़े होंगे, मुझे लगता है जी कि कोई 5 साल से पहले स्कूल नहीं गया होगा, जी जी सर, 5 साल के बाद ही गए हम लोग। 5 साल के बाद ही गए होंगे। तो जी पांच जी। साल तक इतनी सलाहियत कुव्वत दी है खुदा ने सीखने की बच्चों को, कि 5 साल में वो अपनी मदर टंग को, मतलब कम्युनिकेट करने लायक, बहुत अच्छे से सीख लेता है अपने मदर टंग को, है ना। अब ये दुश्वारी जो आप बता रहे हैं, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया गया तालीमी पॉलिसियों में, इसमें कि जी कोई भी फैमिली, अगर मान लीजिए आपके पश्चिम बंगाल चली गई यूपी से, तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम से कम होगी, जी जी।
है ना। तो ये इक्का दुक्का लोगों के साथ ये दुश्वारी आ सकती है उनके बच्चों के साथ, लेकिन तब भी वो अपने घर में अपनी ही जबान में बातें करेंगे। जब मार्केट निकलेंगे, मार्केट निकलने की उसकी उम्र होगी उस बच्चे की, तो उसको 7 साल 8 साल की उम्र मान लीजिए, जब वो घूमने टहलने लगेगा बाहर निकल के या किसी सामान के गरज से जाएगा, तब उसको बंगला सुनने को मिलेगा, है ना। जी सर, बिल्कुल। तो इसलिए इसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता है। बहरहाल उसके साथ वो दुश्वारी होगी, उसी तरह से वो मल्टी लैंग्वेज जानने वाला भी हो जाएगा। जब वो इन दुश्वारियों से पार पालेगा तो वो मल्टी लैंग्वेज जानेगा, अलग अलग जबानें जानने लगेगा। जी। तो अब हम बात करते हैं इसी यूनिट में आपका था आगे, किसी ने नोट किया? मैं यूनिट का नाम कई बार रिपीट कर चुका हूं। जबान की माहियत, इसकी किस्में और लिसानियात की तारीफ व अहमियत। ठीक है ना। लिसानियात जी की सर, तारीफ लिसानियात की तारीफ। और अहमियत, ये एक ही यूनिट में ये 3 अलग अलग टॉपिक्स इन्होंने कायम किए थे। सर आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जबान की माहियत, माहियत के मानी हकीकत, जबान की माहियत, इसकी किस्में और लिसानियात की तारीफ व अहमियत। ठीक है। जी सर। तो अब देखिए, लिसानियात जो लफ्ज है ये बना है लिसान से। लफ्ज लिसान, लाम सीन अलिफ नून, है ना। जैसे सोशल से सोशियोलॉजी, बिल्कुल उसी तरह से लिसान से लिसानियात, जिसको अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स कहते हैं और जिसके मानी होते हैं जबानों का मुताला। समझ रहे हैं आप? जबान का मुताला, लिसानियात का मतलब जबान का मुताला। तो जबान के मुताले में कई सारी चीजें, यानी ग्रामेटिकली कोई लफ्ज कैसे बना है, उसका तलफ्फुज कैसे है, इस पर बातें की जाती है ना। उसकी इब्तदाई शक्ल क्या थी, कैसे उसने तरक्की पाई, जब उसने तरक्की की तो उसकी शक्ल क्या से क्या हो गई, ये तमाम चीजें लिसानियात के जुमरा में आती हैं। तो लफ्ज लिसान जो है उसके मुतालिक आप जान लें कि ये अरबी लफ्ज है। लिसान जो है वो अरबी लफ्ज है जिसके मानी होते हैं गोश्त का टुकड़ा। बात समझ में आ रही है? जी सर, गोश्त का टुकड़ा। यानी लिटरली जिसको हम जबान कह रहे हैं, जबान यानी टंग, जो हमारे मुंह के अंदर, जिसको हम जीभ भी कहते हैं, जीभ, समझते हैं आप लोग? लिसान के मानी वही होते हैं जो हमारे दांतों के दरमियान गोश्त का टुकड़ा है, जबान, उसी को लिसान कहते हैं। अब यहां दोनों मानी मुराद ले लिए गए, ठीक है ना। फारसी में इसको जबान कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टंग कहते हैं, और अरबी में लिसान कहते हैं। ठीक है ना। अरबी में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है रतबुल लिसान, शायद किसी ने सुना भी हो, रतबुल लिसान। रतबुल लिसान का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले, बहुत फ्रिक्वेंटली बोलने वाले लोग। तो अब जबान को, यानी जो गोश्त का टुकड़ा, उसके लिटरल मीनिंग है वो जबान इस्तिलाही मानों में कोई एक भाषा जिसको हम कह रहे हैं उस तरह से मुराद लिया जाने लगा भाषा के तौर पर, क्योंकि जबान का ही काम था तलफ्फुज। यानी इसको अगर लिंग्विस्टिक्स किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसको आइडिया होगा कि लिंग्विस्टिक्स में आर्टिकुलेटरी सिस्टम बताया जाता है, यानी हमारे गले
के ऊपर चेहरे के जो पार्ट्स हैं, या मुंह, दांत, जबड़े और मुंह के अंदर का तालू और ये दोनों लिप्स, होंठ, लब हमारे, इन सब को आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स की इस्तिलाह में, है ना। कभी आप उस पर ख्याल करेंगे तो हम जो तलफ़ुज़ कर रहे हैं, जो भी ज़बान हम बोलते हैं, जो भी ज़बान हमारी हो, उसके बोलने में हमारे दांत, हमारी जीभ और मुंह के अंदर के जो तालू हैं, जिसको कहते हैं ऊपर के, नीचे के, ठीक है ना, और हमारा गला, यही तो आवाज निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए जबान को, यानी जो जबान गोश्त का टुकड़ा था, उसको लैंग्वेज के मानी में लिया जाने लगा, ठीक है ना। इस्तिलाही मानों में उसको हम लैंग्वेज कहने लगे, लिसान को। तो अब इसी से, अब अंग्रेजी में चूंकि टंग का मतलब जबान ही है, जब हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ पढ़ाते हैं, ये बॉडी पार्ट्स पढ़ाते हैं ना, तो ईयर मतलब कान, आई मतलब आंख, तो उसमें टंग का मतलब जबान ही पढ़ाते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग मदर टंग पर बात कर रहे थे, तो हम कुछ और मुराद ले रहे थे। जी बिल्कुल। मदर टंग की बात करते हैं तो हम उस जबान की बात कर रहे थे जो जबान हम अपनी माँ से सीखते हैं। पहले पहल जो क्या सुनता है, तो इसलिए लिसान, जी, तो यानी इंग्लिश में भी हमने लफ्ज टंग का ही इस्तेमाल किया लैंग्वेज को, लैंग्वेज की जगह पे। तो वही जी मैं बताना चाहता हूँ कि लिसान जिसका मतलब होता था जिस्म का एक हिस्सा, एक पार्ट छोटा सा, वो जबान के मानी में, लैंग्वेज के मानी में भी मुराद लिया जाने लगा। और फारसी में इसको जबान कहते हैं, लिसान को, ठीक है। और दुरुस्त। उसमें उर्दू में भी हम जबान कहने लगे। ठीक। अब इसी लफ्ज से, यानी वो आवाजें भी मुराद ली जाने लगी, वो आवाजें मुराद ली जाने लगी जिससे हम तबादला ख्याल करते हैं। लिहाजा हम जबान के मानी उर्दू जबान, हिंदी जबान, फला जबान ऐसे करने लगे, ठीक है। ये यूनिट लगभग आपका मुकम्मल हो रहा है, पहला, जिसमें आपको जबान की अक़साम, जिसमें जबान की माहियत माहियत, कहाँ से, आप कहाँ से हैं? हेलो, आप किस सूबे से हैं? जी सर, मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी, मुस्कान लिखा हुआ है। जी जी जी, मैं अमरोहा से हूँ, यूपी से ही है मेरा ताल्लुक। यूपी से ही है, पश्चिमी यूपी में आते हैं ना? हाँ, ये वेस्ट यूपी। जॉन एलिया के साथ। हाँ, जॉन एलिया की पैदाइश अमेरिका में हुई है। जी। जॉन एलिया ने एलिया क्यों लगाया, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में एक इलाके का नाम एलिया पढ़ा, लेकिन वो अमरोहा का इलाका नहीं था। तो आज कुछ ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं कल के मुकाबले, ये खुशी की बात है ना, कि इसी बहाने हम लोग जुड़ जा रहे हैं और कुछ बातें हो जा रही हैं सब्जेक्ट पर। ये भी अच्छी बात है कि आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन से ही उर्दू की अहमियत को समझ रहे हैं और उसी में बातें कर रहे हैं, उसी ज़बान को इख्तियार किया है तालीम के लिए। लिसानियात, जैसे मैंने बताया कि जहां हम ज़बानों के बनने की रुदात पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं कि कोई ज़बान कैसे वजूद में आई, कौन से वजूहात हैं, या कौन सी दूसरी ज़बानों ने इस ज़बान के बनने में मदद की, उसके ताल्लुक से अल्फाज का जो मुज़क्कर मुअन्नस बनाने का जो तौर तरीका है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है ना। तलफ़ुज़ का जो तरीका है वो क्या है, कैसे है,
ये तमाम चीजें लिसानियात में आती हैं। तो हम लोग उर्दू अगर पढ़ रहे हैं तो उर्दू के ही लिसानियात पर बातें करेंगे। तो फिर आप कल ही हम लोग बात कर रहे थे दक्कनी में, है ना, तो लिसानियात जब आप पढ़ेंगे तो दक्कनी उर्दू और शुमाली हिंद की उर्दू में फर्क महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे हम बात समझते हैं ना, वाहिद लफ्ज है बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सर। जी बात लफ्ज है, और इसकी जमा जब हम बनाते हैं तो बातें या बातों करते हैं। जी सर। लेकिन जब हम दक्कनी में देखते हैं तो वहां अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा के भी जमा बना लिया जाता है, प्लूरल बना लिया जाता है, जैसे बाता, और वो वहां मुस्तामल है, आज भी लोगों की जबान जद है बाता, और वहां तहरीरी सूरत में भी आपको ये लफ्ज बात की जमा के तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो ये लिसानियात का मामला है। अब जैसे सू और कू, वली की शायरी आप पढ़ेंगे तो सू और कू का इस्तेमाल होगा। कू मतलब का और सू मतलब से। जी सर। ये फर्क है, और इस फर्क की वजाहत जब आप लिसानियात का मुताला करेंगे तो वहां किया जाएगा। चूंकि मकामी असरात थे हर जगह, ये मकामी जबान थी और धीरे धीरे अदबी जबान बनी। तो जिस खास इलाके में जब ये जबान बोली जाती थी तो उसके लबो लहजे में, उसके तलफ़ुज़ में थोड़ा कम ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं टेक्साली जबान, उसको शाहजहांबाद की जबान कहते हैं, किले मुअल्ला की जबान कहते हैं, इसलिए कि दिल्ली में ये जबान पैदा हुई। मुगल बादशाहों का इससे ताल्लुक रहा, खासतौर से अवाखिर दौर के जो बादशाह हैं, बहादुर शाह जफर, है ना, दिल्ली और उसके अतराफ में ही ये जबान बोली जाती थी। तो जो जबान वहां के शुआरा ने इस्तेमाल किया है, उसी जबान को स्टैंडर्ड उर्दू, उसी जबान को टेक्साली उर्दू या टेक्साली जबान कहते हैं। ये सब लिसानियात के मामले हैं। जब आप लिसानियात में पढ़ेंगे तो इसमें डायलेक्ट लैंग्वेज, जैसे अभी शुरू में ही हम लोगों ने डायलेक्ट पर बातें की हैं, इसलिए मैं स्किप कर गया उसको। ठीक, आपका एक यूनिट भी है वो। दूसरा ही यूनिट है जबान और बोली का फर्क। बहुत सी बातें इस पे हुई हैं, तो आप चाहें तो मैं इसको फिर से वाजे करूं। जबान और बोली का फर्क, यानी जबान हम किसे कहेंगे? जबान वो है जिसमें अदब तख्लीक किया जा रहा है, जो सूरत में आ चुका हो, जिसके कवायद की किताबें मुरत्तब की जा चुकी हो, लिखी जा चुकी, है ना, जिसका एक और तरीका हो, ठीक है ना, जिसपे हम ऑब्जेक्शन कर सकें कि भाई आपने ये जो लफ्ज लिखा है ये आप सीन से नहीं सात से लिखेंगे तो बेहतर होगा, सही होगा, ठीक है ना। ये हम कैसे जानते? क्योंकि कवायद इसके तैयार कर लिए गए हैं, हमको बता दिया गया है कि ये ऐसे लिखेंगे तब सही होगा। जैसे एक ही तलफ़ुज़ कई ऐसे हुरूफ हैं उर्दू में जिसके तलफ़ुज़ में हम फर्क नहीं कर पाते हैं, जैसे ज़ाद, जो, जे, है ना, लेकिन लिखना है, हाफिज लिखना है तो हम जो से ही लिखेंगे तब वो सही माना जाएगा, अगरचे तलफ़ुज़ में कोई फर्क हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने कहाँ से सीखा? ज़बान के कायदे से, कवायद से ही सीखा। उसके कवायद मुकम्मल, तब उस बोली को हम जबान कहने लगते हैं जब वो बाकायदा अपनी कवायद मुकम्मल कर लेती है। और बोली हम उसको कहते हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। बोली सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, तहरीरी सूरत में नहीं। ठीक।
है ना। ऐसे छोटे छोटे हिंदुस्तान में छोटे छोटे इलाके हैं, उसी को डायलेक्ट कहते हैं, और कहते हैं कि इसका ताल्लुक छोटे इलाके से होता है, छोटे खित्ते से। जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिए में कोई बोली बोली जाती है तो वो किसी न किसी जबान का डायलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो बोली की कवायद नहीं होती है, ये छोटे पैमाने पर बोली जाती है। बात समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल। अब तीसरा जो आपका यूनिट है वो है खड़ी बोली और उर्दू का रिश्ता। खड़ी बोली यानी कई सारे माहिरीन लिसानियात ने खड़ी बोली को ही, यानी शौकत सब्जवारी का नाम आता है, और मसूद हुसैन खां साहब का नाम आता है, खलील अहमद बेग का नाम आता है, ज्ञानचंद जैन का नाम आता है, जो इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये जो उर्दू जबान हमारी है वो खड़ी बोली के ट्रैक पर बोली जा रही। हिंदी और उर्दू दोनों के ताल्लुक से यही कहा जाता है कि इसकी जो बुनियाद है वो खड़ी बोली की तरह से है, खड़ी बोली पर है ना। और ये नतीजा इसलिए निकाला इन लोगों ने कि जहां इस जबान की निशानियां पाई गई वो इलाके खड़ी बोली के इलाके थे। ग्रामेटिकली यानी ग्रामर के एतबार से, कवायद के एतबार से, लफ्ज बनने का जो तरीका है, बनाने का जो तरीका है, वो खड़ी बोली की तरह से है ना। अब खड़ी के साथ बोली ही लगा, इसका मतलब कि वो कोई तहरीरी जबान नहीं थी, ठीक है ना। वो एक बोली थी जो दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में बोली जाती थी, जिसको खड़ी बोली कहते थे। हेलो, जी सर। जी जी। तो इसीलिए खड़ी बोली और उर्दू के रिश्ते को आपको पढ़ना है कि कैसे खड़ी बोली धीरे धीरे एक जबान की हैसियत इख्तियार कर लेती है, और उसमें अरबी और फारसी के अल्फाज कसरत से जब शामिल कर लिए जाते हैं, है ना। और ये फौरन ही नहीं होता है, यानी इसमें 100-200 साल, 400-500 साल का जमाना लगा होगा, क्योंकि शुरुआत तो 1200 ईस्वी में ही मान ली जाती है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह खां इंशा की एक किताब है रानी केतकी की कहानी, जिसको पहली उर्दू की भी किताब कहा जाता है, हिंदी की भी कहा जाता है, पहली दास्तान। हाँ जी। आप देखेंगे तो वो उर्दू हिंदी के बीच की जबान है। बाद में बहुत सारे सियासी मामलात भी हुए, आपको वो भी पढ़ने होंगे। बहुत सी तहरीकें समाजी और सियासी भी ऐसी चली जिससे जबानों को तकवियत मिली, एक तरफ हिंदी आगे बढ़ी, एक तरफ उर्दू आगे बढ़ी। उर्दू में फारसी और अरबी के अल्फाज कसरत से शामिल हुए तो ये उर्दू बन गई, इसका स्क्रिप्ट फारसी से लिया गया, लिहाजा फारसी स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी जाने लगी, है ना। माइक आप म्यूट कर रहे हैं प्लीज। और जहां संस्कृत तत्सम और तद्भव अल्फाज ले लिए गए तो वो हिंदी बन गया, ठीक है ना। लेकिन दोनों में यानी जुमले आप देखेंगे तो जुमलों की नशिस्तो बर्खास्त तरतीब, हिंदी और उर्दू की बात कर रहा हूं, एक ही जैसी नजर आएगी आपको। और बाज ऐसे जुमले भी होंगे जिसको आप हिंदी का भी कह देंगे और उर्दू का भी कह देंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं खाना खा चुका, खाना वहां भी इस्तेमाल होता है, यानी हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो इसमें फर्क करना कि ये उर्दू है या हिंदी मुश्किल काम है। हाँ, जब उस जुमले को हम कह दें कि मैंने भोजन कर लिया, तब वो हिंदी का जुमला कहा जाएगा।
और उर्दू में कहेंगे तो मैंने अपना खाना खत्म कर लिया। हाँ सर, जी सर, सर मुझे एक बात कहनी थी सर यहाँ पे। सर आप मुझे बताइए, जो हमें मटेरियल मिलता है ना वहाँ रीजनल सेंटर की तरफ से, इग्नू हाँ की हाँ तरफ से, जी, सर हमारे लिए वो सफिशिएंट है या हमें बाकी वो बुक्स कंसल्ट सफिशिएंट है, करनी? वो सफिशिएंट है, और वो बहुत डिटेल में आपका कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर आप जी उसको सर। पढ़ें तो आपको कोई दुश्वारी नहीं, बस समझने के एतबार से कुछ दुश्वारियां आ सकती हैं। बेहतर ये होता है काउंसलिंग में कि आप उस मटेरियल को, जैसे कल कई सारे लोगों ने बताया कि उनके पास किताबें पहुंच चुकी हैं, जी सर। तो जिनके पास हमारे किताबें पहुंच चुकी हैं उन्होंने अगर सर, उसको देख लिया होगा, जी सर। उसके बाद का ये सर हम लोग तक अब तक मरहला है किताब नहीं जो हम पहुंची है, हम लोग लोगों तक आपस में किताबें नहीं कम्युनिकेट मिली है करेंगे। सर अभी तक। अभी हम लोग किताबें तक अभी हम तक नहीं लोगों मिली तक नहीं किताब पहुंची है सर। हमें भी सर मुझे नहीं भी मिली किताब अभी तक। मुझे भी अच्छा, किताब नहीं मिली है। कुछ और ये लोगों को मिली हैं किताबें, नहीं मिली है सर किताबें। फिर तो ये दिल्ली वालों मरहला को है बहुत कि जल्दी मिल गई सर। इससे उसमें राब्ता थोड़ी करना होगा ताखीर सर फिर। होती है। और अभी जी उसके ताल्लुक से कल भी बातें हुई थी। अभी मैं 2-4 मिनट में आपको फिर से रीजनल सेंटर से इंफॉर्मेशन मिलेगी जब मैं खत्म कर लूंगा तो अपनी बातें। ठीक है, तो वहां सर होंगे, आप उनसे बातें कर लें। और कल ड्रॉप बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में एक सर ने मेल आईडी भेजा था, आप किताब के ताल्लुक से वहां इस्तिफसार कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं। सर एक और बात थी सर। जी सर ये जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें संडेज को हमारी क्लासेस होती हैं सर। अगर हम इसके अलावा कहीं और से पढ़ना चाहेंगे, लाइक मतलब यूट्यूब या कहीं और से चैनल से, मतलब जहाँ से हमें ये सोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे उर्दू का कंटेंट ढूंढना यूट्यूब पे भी सर। मतलब कोई अच्छा, और सोर्स जहाँ से हम पढ़ सके इसको अच्छे से। ये सोर्स तो मैं चूंकि इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, और वो इग्नू के लिहाज से तो कोई ऐसा चैनल नहीं बना है कि वो उर्दू का ही कोर्स करा रहा हो स्पेशली। हाँ, आप अपने टॉपिक्स देख लें कि आपको पढ़ना क्या है, वो टॉपिक्स आपको जरूर मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह में। ठीक है ना, जी जैसे सर। जैसे इसके अलग अलग यूनिट्स हैं। जी सर। पूछना तो सर क्या जैसा स्टडी जैसा शुरू बोलना ही था में सर। बात जैसी की गई कि आपका ये जो कोर्स है ये एक तरह से मॉडर्न है, अप्लाइड उर्दू। तो इसमें जी बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई हैं इस पर्चे में जो किसी यूनिवर्सिटी के पर्चे में ये तमाम चीजें एक जगह नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है ना, जी तो आपको जी एक एक ब्लॉक, एक एक यूनिट, खासतौर से यूनिट को ढूंढ के सर्च करके पढ़ना होगा, तब आपको लेक्चर वहां से मिल सकते हैं। काउंसलिंग इसीलिए रखा गया है कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आए, अगर आप किताब देख चुके होते तो आप बेहतर ढंग से इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते थे, आपके भी सवालात आ सकते थे कोर्स के ताल्लुक से, मटेरियल के हाँ ताल्लुक से नहीं। ठीक है ना, जी मुताले के ताल्लुक से कि कौन सी किताबें मुआविन होंगी जी इनको पढ़ने में। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। इसी की वजह से मैं ज्यादा नहीं बात कर पा रही हूँ। हाँ, तो काउंसलिंग का सेशन इसीलिए रखा गया है कि जो लोग कोर्स को देख चुके हैं वो अपने डाउट्स को, अपने शक शुबहात को, मसाइल को यहाँ रखें, क्लियर कर सकें। मगर जिनको नहीं मिली है, हमें मतलब काउंसलिंग अटेंड करके भी हमें उसका पूरा फायदा हम नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अभी आपने उसको देखा नहीं है। और जो आपका लर्निंग सपोर्ट सेंटर होगा, यानी जहां से आपने एडमिशन लिया होगा, वहां क्लासों का एहतमाम किया गया होगा संडे टू संडे। होगा, पता नहीं। कोई वहां आप इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जाएंगे सर अब तो तक हम लोगों को। क्लासों का, क्लासेस शुरू हुए कि नहीं, कोई मतलब मैसेज वगैरह ईमेल कुछ भी नहीं आया। ये आज एक टेक्स्ट मैसेज आया कि इस लिंक पे क्लिक करें, कुछ काउंसलिंग सेशन वगैरह होगा, तो आज मालूम चला मुझे। तो मैंने अच्छा लिंक पे अच्छा, क्लिक करके ये ग्रुप ज्वाइन किया सर। जबकि ये जी 6 बिल्कुल तारीख से ऐसा ही। ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सितंबर में एडमिशन लिया था, रजिस्टर कराया था, और मैं मैं फॉलो अप काफी कर रही हूँ। मैंने कई जगह ईमेल्स डाली, कई एड्रेसेस पे, हाँ, लेकिन रिस्पॉन्स कहीं भी से नहीं भी कोई आता सर। जवाब नहीं आया। हाँ और जी जी। मैंने खुद ये काउंसलिंग सेशन यही सोच के ज्वाइन किया था कि शायद यहाँ से हमें कुछ मालूमात मिल जाएगी कि कब एग्जाम होने हैं और कब कोर्स वर्क आएगा, कैसे कैसे होगा। नहीं, वो इसके सब बारे में होता है। मैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। हाँ, सर आ ही गए। सर मैं फिनिश कर और चुका हूँ, आप सर बताइए दीजिए। एक हाँ ग्रुप बना तो दीजिए ताकि बच्चों का मतलब मसला हल हो जाए। जी जी, आप बिल्कुल आप बिल्कुल। मेरी बात एक मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जी सर। परिचित तो सारे लोग अपने माइक को म्यूट करेंगे
और जो जिसको जिसको क्वेश्चन हमसे करना होगा मैं बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर संजय कुमार, मैं यहाँ पर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी में। इग्नू रीजनल सेंटर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने एमएडू एमएडीयू जो एमए उर्दू है उसकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अब 126 बच्चे हैं, 126 बच्चों में 2 दिन से मैं काउंसलिंग करा रहा हूं, 10-15 बच्चों से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। जबकि आज भी मैंने आज यसमस कराया फिर से, इसके पहले भी करा चुका हूं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर जो है पूरा शेड्यूल है कि कब कब काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग का एक रूल होता है कि अगर काउंसलिंग में विद्यार्थी नहीं है तो फिर टीचर या हम जुड़ करके क्या करेंगे, 2-1 बच्चों के लिए काउंसलिंग नहीं होती है। जहां तक ग्रुप का प्रश्न है तो ग्रुप ऑथेंटिक हमारे पास वो नहीं है, आपको ग्रुप बना लिया जाए। क्योंकि आपका रीजनल सेंटर जहाँ पे है, जो रीजनल सेंटर है, आप विभिन्न रीजनल सेंटर के लोग हैं, कोई एक रीजनल सेंटर का विद्यार्थी तो है नहीं कि मैं कह सकता हूँ। तो आप अपने रीजनल सेंटर को वो इस तरह की बातें स्टडी सेंटर को, जो आपका रीजनल सेंटर है और जो आपका स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर में जो वहां पर आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप अप्रोच करिएगा ग्रुप के संदर्भ में जो है। तो ये ऑथेंटिक नहीं है कि हम उसमें कोई कुछ कर सकते हैं। और किसी का जो भी प्रश्न हो एक पे एक बारी बारी से वो बात कर सकते हैं हमसे। सर जस्ट मैं आप क्योंकि आप ही ग्रुप के बारे में आपने अभी बताया तो मैं इसको ये कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी सेशन खत्म होते ही हम जो भी हैं यहाँ अपना ग्रुप बना सकते हैं ना, मतलब यहाँ हम अपना नंबर एक दूसरे को बोल के ग्रुप बना ले सकते हैं। आप किस रीजनल सेंटर से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ सर। हाँ, तो आप लोग को यू आर फ्री फ्रॉम सर्वाइव बॉन्ड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आप लोग आपस में बना सकते हैं, उसमें हमारा कुछ कोई मतलब नहीं। हाँ, नहीं मतलब बना लेते हैं अपने लोग सब। बना लेते हैं। देखिए होता क्या है, ग्रुप आपने बना लिया, अब उस ग्रुप में जो भी सिस्टमैटिक है रूल रेगुलेशन के तहत, कोई मतलब ग्रुप का मतलब केवल एजुकेशनल ग्रुप होना चाहिए। उसमें नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये वो, उसमें एक अच्छी जानकारी के लिए होनी चाहिए। और एक दूसरे की डेट्स क्या है कि कब एग्जाम है, कब काउंसलिंग हो रही है, इस तरह की बातें ग्रुप में रहे। वो एकेडमिक ग्रुप होना चाहिए सर। बिल्कुल डॉक्टर कलाम साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो एकेडमिक ग्रुप यही ऐसा ही रहेगा ग्रुप, जिसमें सिर्फ कारण क्या है ना कि उस ग्रुप में कोई भी गलत आदमी को अगर आपने ग्रुप में जोड़ दिया तो कुछ गलत कर सकता है। तो ये सूचनाएं इधर से उधर और फालतू चीजें उसमें ग्रुप में डाल सकता है, फोटोज डाल सकता है। तो इस तरह मेरे साथ मैंने देखा जो है। जी सर, हम ये बात का ख्याल रखेंगे और बाई चांस देखते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं उसको। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट से। हाँ बता। मैंने मैसेज बॉक्स में, आप देखिए ड्रॉप बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर कर दिया है। इस लिंक पे ये इग्नू की वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये जो दोनों पर्चे आपको पढ़ने हैं, MUD 21 और 22, इन दोनों के सॉफ्ट कॉपी PDF में वहां अवेलेबल है। वहीं से मैंने हासिल किया है, आप भी वहां से हासिल कर सकते हैं। मैंने बताया था MUD 21-22 ये 2 ही अभी जो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। जी। और इसके लिए मैंने ये बताया था कि आप लोग को कहाँ अप्रोच करना है स्टडी मटेरियल के लिए। कल बताया था ना, registrariumpdd@ignu.ac.in पर आप जो है उस पे जो है आप जा करके
आप अपनी बातें लिखिए कि इतने दिन हो गए और अभी तक हमको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया। अच्छा, स्टडी मटेरियल उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने स्टडी मटेरियल की मांग की है और पूरी फी जमा की है, और कुछ लोग जिन्होंने रिबेट लिया है 15% 20% वाला, वो रिबेट वालों को स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल रहेगा, जो है ये ध्यान रखेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो? यदि किसी का प्रश्न हो तो बताएं। एग्जाम, चूंकि अगर आप जुलाई 2024 के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्जाम जून 2025 में होगा। यह मैंने कल भी बताया था। और उसके पहले आपको एग्जाम फॉर्म मार्च में भरना होता है और सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक जो ये प्रक्रिया होती है, जो है भले आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर सर ये किया जो है या सेशन नहीं चल रहा है क्लियर कब तक किया है। चलेगा, मतलब कितने दिनों तक? ये सेशन इग्नू की आरसी वाराणसी की वेबसाइट पर इसका पूरा पड़ा हुआ है। जो मेल हमने भेजा है उसमें भी आप लोगों को ये भेजा गया है कि कितने दिनों तक है। ये 7 दिन का लगभग सेशन है, जो है 13 तक खत्म हो जाएगा। तो सर सर हम लोग को हमारे यही परेशानी आ रही है कि अब तक किताबें नहीं मिली है, बीच कैसे असाइनमेंट वगैरह तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया कि आप लोग विभिन्न रीजनल सेंटर के विद्यार्थी हैं, आप जुड़े हुए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रार, हमने कल भी बताया था, रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in पे लिखें और अपने अपने रीजनल सेंटर को अप्रोच करें। सर मतलब डायरेक्ट आरसी जाकर नहीं ले सकते हैं, कहाँ पे जाना होगा, कुछ बता सकते हैं? आरसी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी दिल्ली से बोल रहे हैं, शाहीन बाग। तो अब बताइए, दिल्ली में रहते हुए आपको परेशानी हो रही है? दिल्ली सर में असल है आप? सुनिए, मेरा मैं अभी दिल्ली आया हूँ में है। दिल्ली में। दिल्ली में है तो आप इग्नू मैदानगढ़ी जा करके वहां अप्रोच कर सकते हैं, ले सकते हैं, वहीं से किताबें मिलेंगी। जो है तो ऐसा किताबें तो नहीं है आप, कि वहां जाने के बाद फिर बोल दें कि आप अपना रीजनल सेंटर पे जाएं? तो अगर आप, पहली चीज तो आप अपने रीजनल सेंटर पर एक बार जाके पता कर लीजिए कि रीजनल सेंटर पर किताब दिल्ली के हैं तो दिल्ली में, मुझे जहां तक उम्मीद है, हो सकता किताबें आपको दिल्ली से रीजनल सेंटर से मिल जाए। क्योंकि मेरा आप एड्रेस बिहार का डाला हुआ है सर असल में। आप एक बार अपने रीजनल सेंटर पे जाके कांटेक्ट करें पहले, जो है ठीक है सर। पहला कांटेक्ट स्थल इसके लिए जो है रीजनल सेंटर है। उसके बाद रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in है। और सर, किसी का कोई सवाल? हाँ सर, सर हमें कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल सकता है यहाँ पे सर, जहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन कल को होगा इग्नोर रिलेटेड, जैसे ये सेशंस खत्म होने को हो गए, मतलब उसके बाद सर हम वहीं पे फिर अपने क्वेश्चन कुछ रखेंगे सर आगे जाके सर। MUD 21-22 का जो ये डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका हम वीडियो जो है आरसी वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। वो चीज आपके पास अवेलेबल रहेगी। और उसके बाद जब हम आगे की और काउंसलिंग कराएंगे तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे और वो भी बताएंगे, जो है। और उसका भी जो है हम यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियोज डाल देंगे, डॉक्टर साहब को पढ़ाने वाला। जी सर मेरा एक सवाल है कि ये क्लासेस रोज होंगी क्या? आप लोगों को एक भेजा गया है मेल में दिया गया है किस किस दिन क्लासेज हैं। आपको बता दिया गया 6 तारीख, 7, 8, 9, 10। उसके बाद सैटरडे संडे छोड़ के 12, 13 को खत्म हो जाएंगी। सैटरडे संडे नहीं रहेंगी, फिर बाकी 13 को खत्म हो जाएंगे, 11, 12, 13। तो रोज 4 बजे होंगे क्या सर? जी जी। बिल्कुल। तो अब डॉक्टर कलाम साहब नेक्स्ट कल की तैयारी करके हम लोग जो है आएंगे। और कल का जो पार्ट है MUD 21 कब तक खत्म हो जाएगा? कल सर कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि 6 दिन का शेड्यूल था तो कल MUD 21 को फाइनल कर लिया गया और फिर 3 दिन उसके लिए MUD 22 के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।
तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है। कल 4 Thank बजे you, से sir. फिर हम लोग जुड़ेंगे इसी लिंक से। सर सर, कोई जो एक आप नंबर ले लें सबका और वो ग्रुप बना दें, बेहतर होगा, ताकि उसमें भी इन्फॉर्म हो जाएगा। अब उसमें मैंने ग्रुप के बारे में एक बार बता दिया। ग्रुप के बारे में आप इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा मत करिएगा, क्योंकि इसके लिए सर रीजनल सेंटर वाराणसी की केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलिंग कराना है, ठीक है। और ग्रुप जो है आप अपने स्टडी सेंटर और अपने रीजनल सेंटर पे जा करके ये बात कर सकते हैं। और ग्रुप के बारे में मैं डॉक्टर कलाम साहब कहूंगा आपसे भी कि इनको जी कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन, हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन है इस चीज का जी जो है, जी वो सर। आपस में बना लें। स्टडी सेंटर में जाकर के कांटेक्ट करें, वो ग्रुप बना देंगे इन लोगों का जितने विद्यार्थी हैं। जी बाकी कलाम सर, वो, हाँ, कलाम सर, ओके। जी तो अब जो है यही काउंसलिंग आज की खत्म होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे 4 बजे जो है। सर आप जो नंबर इसी सेंड लिंक किए से हैं, जुड़ेंगे। सर आप जो लिंक सेंड किए थे जी उस पे वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, वो खुल नहीं रहा है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है।